नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने तमाम आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बरक्स कहीं न कहीं हिस्ट्री शीट निकल कर भी सामने आई है और तमाम लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि एक हिस्ट्री शीटर कैसे शंकराचार्य पर सवाल खड़े कर सकता है? तथ्य दर तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। इस बीच हमारी मुलाकात बबीता पंडित जी से हुई है, ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका। बबीता जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय खुद ही दीजिए हमारे दर्शकों को और ये भी बताइए कि आशुतोष ब्रह्मचारी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? और जो खुलासे आपको करने हैं, उनके बारे में भी बताइए। देखिए, मेरा परिचय ये है कि मैं ज्योतिषी हूँ और मैंने आचार्य किया हुआ है। अभी मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ, मैं प्रॉपर ज्योतिष और मैं सबसे बड़ी बात कि जो धर्म है ना, मैं अपना सोशल वर्क करती रहती हूँ। वो सोशल वर्क सबसे पहले जो मेरा सबसे इंटरेस्ट वाला एरिया वो ये है कि सत्य जहाँ पे हो वहाँ खड़े हो जाओ। दूसरा ये कि जो सनातन है और आजकल जो पाखंडवाद सनातन में बढ़ रहा है, उसका खंडन करने का कार्य मैं करती हूँ। इसके अलावा जो मेरा आध्यात्मिक यदि मैं पहलू बताऊं तो एक हरिद्वार में सिद्ध पीठ है। तो वहां से 1990 से जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, तो मेरे माता पिता वहां से जुड़े थे। उस टाइम पे सुरेशानंद ब्रह्मचारी जी वहां के महंत होते थे। आज की डेट में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी वहां पर 2006 में आए। और 2016 में जो आपने पूछा ना आशुतोष से परिचय कैसे हुआ, तो 2016 में सावन के महीने में ये वहां पर आया था और उस समय मैं पूरा महीना भर सावन में आश्रम में रही थी। कुछ मीडिया का कुछ काम देख रही थी क्योंकि गुरुजी का उस टाइम पर लाइव प्रोग्राम आता था टीवी पर। तो उस समय ये मिला मुझे और धीरे 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 इसने मेरे से बातचीत करना जैसे शुरू किया और उसके बाद में 2019 में इसने मुझे अपने संगठन में फाइनली जोड़ दिया, ये बताते हुए कि जो कैलाशानंद गिरी जी हैं उस टाइम तो वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है। इसने मुझे बाकायदा दिखाया। तो मैंने बोला ठीक है, आप काम कर रहे हैं और जो इसका भूकाल इसने बनाया हुआ है आप लोगों ने देखा ही है मीडिया में, तो उससे भी आदमी थोड़ा सोचता है कि नहीं कुछ काम कर रहा होगा जरूर समाज के लिए। तो मैं महिला जो विंग थी इसकी तो उसमें राष्ट्रीय संगठन, पहले राष्ट्रीय सह संयोजिका इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पद मेरे पास रहा। तो इस तरीके से मैं इसको जानती हूँ। वहां से मेरी शुरुआत हुई और फिर धीरे 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 इसके बारे में जो जाना, जैसे जैसे आप पूछेंगे तो उसका खुलासा हम लोग करते जाएंगे। अच्छा बबीता तो जी मेरा आज बताइए यहाँ कि पर आने का जो मकसद है, यदि मेरा जी, देखिए मेरा कोई भी 2021 जनवरी 8 जनवरी 2021 में मैंने इसको छोड़ दिया था बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक ना मैंने इससे कुछ कभी बात करी इसके बारे में, ना किसी से बात किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि कीचड़ से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन हुँ, आज ये ऐसा कीचड़ फेंका गया है अपने शंकराचार्य जी पे, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक सनातनी होने के नाते मेरे को लगता है कि यदि मैं आज भी नहीं बोली तो फिर शायद मैं खुद को अपनी आत्मा में कहीं एक गिल्ट लेके बैठ जाऊंगी कि मुझे इसका इतना कुछ पता था और मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि इससे लोग हमारे संगठन के बहुत से लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ कहना करना जो इससे दूर जा चुके हैं। लेकिन सबको एक डर है क्योंकि इसकी ना कोई मर्यादा कोई सीमा नहीं है, ये कुछ भी आप पे लांछन लगाता है और फिर उसको आप हुँ, साफ करते रहें। तो इस वजह से सब इससे दूर रहते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसको एक अच्छा व्यक्ति बताएगा। जी। हुँ। अच्छा आशुतोष ब्रह्मचारी से आपके कैसे रिश्ते हैं? मतलब मैंने सुना है कि आप जो है उनको राखी तक बाँध चुकी हैं। आप बहन होकर जो है आप जो है अगर आरोप लगा रही हैं तो फिर मतलब कुछ गंभीर बात ही होगी। बिल्कुल, राखी राखी जब हम लोग 2016 मैंने बताया ना, तो ये पूरा हुँ, महीना वहाँ रहा, तो इसने वहीं पर मुझसे बोला कि इसके पास राखी बहनों की इसकी आई हुई थी। इसने मुझे हुँ, बोला कि दीदी देखो मेरा कोई बहन यहाँ पे नहीं है, भाई की कलाई सुनी है। तो मैंने कहा था कि मैं अपने जो भाई हैं उनके अलावा कभी किसी को राखी नहीं बाँधती और वो हुँ, दिन है आज तक अभी भी नहीं मैंने किसी को बाँधी है। लेकिन इसने बहुत फ़ोर्स किया। अच्छा इनके साथ में मैं उनका नाम नहीं बता सकती, एक लेडी थी जिनको ये माताजी कहता था, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी हो गई। तो मुझे लगा कि ये इंसान इतना अच्छा है, गुरुजी भी इसके हुँ, काफ़ी इम्प्रेस थे गुरुजी इससे और उसके हुँ, काफ़ी निकट गुरुजी के पहुँच गया था ये। तो आपको इसलिए मैंने इसको राखी वो इनकी बहनों की राखी बाँध दी, ठीक है? हुँ, उसके बाद जब मैं संगठन में आई तो इसने मुझे बोला कि सब बहनों के नाम से आप मुझे एक राखी बाँधें। तो मैंने वो राखी भी बाँध दी। और दूसरा एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहूँगी कि जब तक मैं इसके साथ थी, तो इसने वो रिश्ता निभाया। इसको बस एक ही चीज़ खराब लगती है, वो खराब ये लगा था कि आप मेरे संगठन को छोड़कर जाती तो ठीक है, लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पे लिख दिया ना कि कैलाशानंद गिरी जी आपके राष्ट्रीय संरक्षक नहीं हैं,
तो इसने मुझे फोर्स किया था कि आप तुरंत के तुरंत इसको हटाओ। तो मैंने कहा था नहीं हटाऊंगी। इसने 2 लोगों से धमकी दिलवाई उस समय मुझे कि नहीं ये हटाना पड़ेगा पोस्ट। हमने कहा ये मैंने पोस्ट किया अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि फिर ये कुछ का कुछ बोलेगा तो आप उसको भुगतेंगे। हमने कहा भुगतेंगे, कोई बात नहीं, करें। तो ये जरूर है कि आज मुझे मतलब बहुत तकलीफ हो रही है कि ये मुझे लगता था कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ अपना भोकाल बनाने के लिए ये बड़े बड़े लोगों को ही छेड़ता है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे ना इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास ये है कि ये रहता है कि मैं हमेशा लाइमलाइट में रहूं और मुझे पैसे का लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। मतलब ये इसका स्लोगन ये होता था कि भाई बदनाम बेशक हुए लेकिन नाम हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बदनामी से। तब सब चीजें देखी, हमें तो छोड़ना ही था उसके बाद में। तब इसने मेरे लिए भी थोड़ा सा ये बोला कि भाई कुछ का कुछ लिखा कि एक महिला थी, नाम नहीं लिया, ऐसे थी वैसे थी, हमने देखा है, तब भी इसे जिक्र किया था उसमें कि मेरे पास सीडी है। अब मुझे ब्लॉक कर दिया। तो हमने किसी और के नंबर से फिर पूछा फोन करके कि भाई साहब ये आप किसके लिए लिख रहे हो? कह रहा आप तो बहन हो, आपको नहीं बता सकता, कोई महिला ऐसी है। तो हमने कहा अभी तक तो हम आपके महिला मोर्चा की अभी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, तो आप किसी महिला के लिए लिख रहे हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस महिला से बात करूं। ये जब तक आप इसको स्वीकार नहीं लिख देते तो मैं हूं, मेरे रहते आप ये नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फोन काट दिया और उसके बाद फिर आधा 1 घंटे बाद सब पोस्ट जो है डिलीट कर दी। तो इस तरह से अच्छा, यार धमकाने के पास होता कुछ नहीं है, सब लोगों को धमकाता है ये। अच्छा, हम चाहेंगे कुछ आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में बताइए आप, क्योंकि ये कहा जाता है इसका पुराना नाम आशुतोष शर्मा था, फिर ये आशुतोष पांडे हो गया, उसके बाद ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हो गया। तो ये असल में ब्राह्मण है भी या फिर चोला पहन लिया है? मतलब क्या असलियत, क्या इसके पीछे क्या है? देखो ये कांदला में रहता है, सबको पता है आज की डेट में। कांदला में इसके जो पिता हैं, ये 2 भाई बहन हैं। इनकी जो सिस्टर है उसकी शादी हो चुकी है, मैं नाम नहीं उजागर करना चाहूंगी किसी की प्राइवेसी को। और उसके बाद इनकी दूसरी मतलब 2 दूसरे फादर रहे, उनके बच्चे हैं। ये उनके साथ में अब रहता है। वो जो इसके चाचा हैं वो इसके कहीं फादर भी हैं। और वो उन्होंने अब आज की डेट में वो भी इसके साथ में कहीं ना कहीं कितने सारे केस में उनका भी नाम रहता है। और वो जो आज की डेट में आप सुनते होंगे ना, सिद्ध पीठ शाकंभरी पीठाधीश्वर बताते हैं ये अपने आप को। तो जो शाकंभरी पीठाधीश्वर है वो भी इनका अपना बनाया हुआ एक वो है। अब मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि जो 2016 में मैं इनको जानी तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। इन्होंने कहा मैं ब्राह्मण संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा। और काफी सारा इसने प्रोफाइल अपना बनाया था, वो सब दिखाया, ठीक है। उसके बाद में ये बात हुई कि इसने बोला मुझे कि देखिए मेरे ऊपर कई सारे एक गाय का केस है कोई ना, तो वो भी किसने बताया, जो इनके साथ थी। तो मैंने बोला कि वो कैसे आप पे लग गया? कहते नहीं वो ना किसी ने जलते हुए जलन से मुझे लगा दिया था, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा उड़ रहा हूं तो लोग मेरे यहाँ के जलते हैं। हमने कहा चलो होगा कुछ। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी झूठ क्या थी कि इसने बोला कि गुरुजी मतलब कैलाशानंद गिरी जी ने मुझे लिख कर दिया है कि मैं आपका राष्ट्रीय संरक्षक तब बना हूं जब इनका मैंने चेक कर लिया है, ऐसा कोई इतिहास इनका नहीं है। तो हम फिर निश्चित हो गए, क्योंकि हम इसके साथ जुड़ने से पहले हमने, आप ये कह सकते हैं कि आपने कुछ तहकीकात क्यों नहीं की, क्या पद के लालच में आ गए? लेकिन नहीं, क्योंकि जहां पे हमारे गुरुजी खड़े हैं तो हमें लगा कि कोई जब वो जानते हैं तो कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और फिर वो पीठ की बात भी है, उस पीठ पे मुझे मिला है, गुरुजी के साथ मिला है। आज 36 साल होने लगे हैं हमें वहां पे जाते हुए। तो एक स्थान के प्रति आपके अंदर एक अलग ही भाव होता है ना। तो फिर क्या रहा हिमांशु जी, इसने मुझे संगठन में जब जोड़ा तो 2019 में इसने मुझे संगठन में, हाँ इसके बाद क्या था कि इसका संगठन चल रहा था, उस संगठन में हम आ गए। हमने इसको बोला, इसने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनिए। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे बेहतर है कि हमें पता लगा कि इनके संगठन में नम्रता भाभी जी मतलब उस टाइम जो डिप्टी सीएम है उनकी वाइफ, तो वो इनके अच्छा। संगठन में थी। तो हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्षा बनाते हैं। तो हम, अच्छा मेरा जो मकसद था, हमें लगता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम होता होगा महिलाओं के लिए, तो वो इस समाज की मन में करते काम करने की इच्छा थी और मतलब हमें आप एक ये कह प्लेटफॉर्म रही, मिला था। ये 2019 के करीब की बात है, और ब्रजेश पाठक जो कि डेप्यूटी सीएम है, उनकी पत्नी जो है इनके संगठन से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट थी, मतलब कुछ करते नहीं थे। जस्ट वो टाइम पहले से किसी ने जोड़ा था उनको।
उसके बाद हमने उनसे बोला कि भाभी आप ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा देखो मैं एक्टिव तो नहीं रह पाऊंगी बट मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमें अच्छा लगा, एक अच्छा सपोर्ट मिला। हमने कहा ठीक है अब अच्छे से हम काम करेंगे। हमने महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। पहली बात तो ये महिलाओं को जोड़ना शुरू किया तो इन्होंने बोला कि आप महिलाओं से फीस लीजिए जोड़ने की। जैसे जिला स्तर पे है तो एक फीस है, प्रदेश स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे। तो हमें बोला, हमने कहा था इसको कि देखिए भैया आप हमसे पद से हटा दीजिए क्योंकि हम पैसा महिलाओं से ले नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये है कि महिलाएं देंगी भी नहीं। आप आपसे अपने खर्चे का हम कुछ नहीं मांगेंगे कभी, लेकिन हम किसी से मांग के भी आपको भी नहीं देंगे, वो हमसे नहीं हो पाएगा। और ना ऐसे ही बैकग्राउंड से मारते हैं जहां ये सब काम। तो इन्होंने बोला कि नहीं आप पैसा कमाएंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम लाइए। तो हमने कहा कैसे काम लेके आए कि किसी का ट्रांसफर है। तो हमने कहा हमारा ऐसा सर्कल नहीं है। एक तो मैं ज्योतिषी का काम करती, दूसरा हमारा अपना बिजनेस है। तो ऐसा किसी तरीके का कोई भी बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा कभी भी। तो ठीक है, इसने कहा ठीक है आप छोड़िए तो सही, फिर देखते हैं। अब इतनी मेहनत हमने करी और जुलाई में ये सब हमारा हुआ और अगस्त के महीने में करते करते एक बस हमारे अच्छा सा एक गेट टुगेदर सा टाइप किया था वहां पे लखनऊ में सब लोगों ने। और सितंबर में इनके केस हो गया। जो केस आपने देखा होगा, जो यदि इनकी बहुत शीट सब जगह अवेलेबल है आज की डेट में, तो उसमें लास्ट में 2021 में 2019/19 लिखा है उसमें। वो जो 2 केस हुए उस केस के बाद तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो केस के बाद ये जेल चले गए। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन पे पहले 20,000 का इनाम हुआ, ये सब मेरे सामने की बातें हैं। फिर इन पे 25,000 का इनाम कर दिया गया। उसमें वो गैंग रेप था, 376D की धारा लगी थी। इनका भाई, इनका चाचा, ये खुद, ये सब उसमें मुजरिम थे। ये काफी छुपे हुए दिल्ली से पकड़े गए। 29 सितंबर की मुझे अच्छे से याद है, नवरात्रि शुरू हुई थी। और तब क्योंकि मैं सारा कुछ संभालती थी महिला विंग का और काफी मुझे बहन भी मानते थे, इस वजह से भी थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। तो ये दिल्ली से पकड़े गए तो सब लोग रात भर सोए नहीं थे, यही बातें करते रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि इनका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एनकाउंटर नहीं हुआ। फिर ये मुजफ्फरनगर जेल में गए। मुजफ्फरनगर जेल में ये हम इससे मिलके आए अक्टूबर के महीने में। तब हमें इसका जो सही चेहरा था तब पता लगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर जेल में जब इन्होंने इतना सारे अपने केस की सारी हिस्ट्री दी, इतने डॉक्यूमेंट्स दिए, किस लिए, क्योंकि इनको बेल चाहिए थी। और बेल होना था इलाहाबाद, इधर से प्रयागराज से ना, हाई कोर्ट से। तो वहां पे जो हमारे संगठन के वकील थे तो उनको फाइल देने के लिए इन्होंने कहा। हमने कहा चलिए दे देंगे। लेकिन जब फाइल हमने घर में लाकर पढ़ी तो आप सोच नहीं सकते कि उसमें कितने मुकदमे थे। ये जो 20-22 की शीट है ना, छोटी पड़ जाएगी ये। और उसमें कुछ इन्होंने लोग मुझे, बताया था, मैंने कुछ लोगों से बात की, वो बता रहे थे कि 40 से ज्यादा मुकदमे हैं इनके ऊपर। लेकिन ये जो गैंगरेप वाला आप जो मामला बता रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? तो क्योंकि उस वक्त थी संगठन में, उस वक्त क्या बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये। आपको कोई हिंट मिला, क्या हुआ क्या असल में? देखिए ये इन पे इन्होंने एफआईआर इनके पास इनके ऊपर हुई तो इन्होंने ये बताया कि ये उसमें पोस्ट डालते थे। इन्होंने कहा कि कोई एफआईआर हो गई है। तो हमने कहा कि क्योंकि हम 2-3 लोग थे जिनको ये पोस्ट देते थे और बोलते थे आगे लोगों से करवानी है, संगठन के लोगों से। तो हमने कहा ये तो बहुत गलत एफआईआर है। यदि हम बताएंगे लोगों को ऐसी पोस्ट डालने के लिए तो लोगों में उत्साह खत्म होगा कि आप इतने बड़े पद पे हैं और आप पे रोज ही केस हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये थोड़ा गुस्सा हो गया कि आप लोग मुझे संगठन चलाना मत सिखाइए, वो सब। तो ये क्या हुआ था कि ये इन्होंने यहाँ पे कुछ एक बीच में बताऊं, एक पोस्ट डालने के लिए इन्होंने बोला जो किसी ने भी नहीं डाली, क्योंकि ये जब एफआईआर हुई तो इन्होंने बोला ये एफआईआर मुझ पे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कराई है। आप सोच के अच्छा। देखिए, मतलब दिनेश शर्मा जी क्यों कराएंगे? तो वो इन्होंने प्रॉपर मुझे लिख के भेजा कि आप सबसे बोलें, लेकिन ना तो मैंने किया ना किसी और ने किया कि ये सब। और उन्होंने मेरे को 20,000 का इनाम भी बना दिया है, वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं। तो सब लोगों ने समझाया कि आपसे क्यों बदला लेंगे, बस। लेकिन क्या कि इनको लग रहा था कि मैं इस मामले को ना बड़ा कर दूं, बड़ा करने से मुझे कुछ सुरक्षा मिल जाएगी। तो इनका उस टाइम बहुत इन्होंने फोर्स किया हम सब लोगों को, हमें, कि आप ब्रजेश जी के पास जाओ, उनको बोलो। अजय पांडे उस टाइम पे एसपी शामली थे जिन्होंने ये सब, जिनके उसमें हुआ कि उसकी ट्रांसफर करा दे। लेकिन आप देखिए हिमांशु जी खुद देखे कि मैं ब्रजेश जी की तारीफ इसलिए करूंगी क्योंकि उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा अपराधी है तो हम क्यों ट्रांसफर करवा दें। तो उन्होंने इनका साथ इस तरीके से नहीं दिया। तो ये उससे भी नाराज रहे कि भाई इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, जेल हो गया। अब ये कहते हैं कि ये झूठे केस हैं। तो ये झूठा केस है तो हर केस में, जब तो आपकी सरकार थी, ये तो भाई ये कहते हैं ना कि हम तो भाई ब्राह्मण समाज को के वो हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रजेश जी की साथ में सब अच्छा संबंध था। लेकिन कोई भी नेता हो, वो नेता
मतलब ऐसे कैसे कर सकता है कि इतने बड़े गुनाह में आपको बचाएगा, तो फिर वो कैसे सबका कैसे इज्जत पाएगा ना। तो मुझे लगता है कि हम्म। वहां से इसका बहुत खराबी इसके मन में आई उनके प्रति, और जो इसने हम्म। बाद में बदला भी लिया उसका, इस चीज में बदला लिया। इन्होंने मुझे बोला था कि आज इन्होंने मेरे साथ किया है ना, मैं इसको भूला नहीं हूँ बहन जी, मैं ना इतना बड़ा जहरीला हूँ, मैं किसी को भूलता नहीं हूँ। तो हमने कहा आप क्या करेंगे, आप पहले ही बहुत हम्म। कुछ कर चुके हैं जिंदगी में, अब आप थोड़ा सा अपनी सिस्टर की शादी करो और एक हम्म। सभ्य समाज की तरफ चलो, ये सब चीजें झूठे मुकदमे या सच्चे मुकदमे इनको भी छोड़ दो, इन सबसे हम्म। पीछा छुड़ाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, जब 2022 का चुनाव आया तो उस समय पर लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट हम्म। पे मार्च के महीने में जाके योगी जी का पिंडदान कराया ये हरिद्वार में। हम्म। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की वजह से कि मुझे ब्रजेश जी से बदला लेना है, कि मैं आपके संगठन में तो रहा 2 ढाई साल, लेकिन जब आज हम्म। आपको जरूरत है तो हमारा ब्राह्मण समाज जो भी इनके 4 लोग हैं, हालांकि इनका कोई, इनके पास कोई है नहीं, ये रोज नया नया एक आदमी लेके गाड़ी में चलते हैं, वही संगठन कुछ है नहीं इनका। इनका संगठन का मकसद ही अपनी आप को बचाने के लिए बनाया गया था। तो वो देखिए आप, यदि मैं आज कहती हूँ कि जिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, राइट, और मैं बहुत सारे लोगों को ले जाके उनके साथ खड़ा करती हूँ, और लास्ट मोमेंट में मैं कहूंगी कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी युद्ध में, तो इन्होंने इस तरीके से जाके सपा का हाथ मिलाया और उनका वो कर लिया। मुझे इससे कोई वो नहीं है कि कोई सपा में जाए क्या करे, तब तक मैं निकल चुकी थी। मैंने बताया ना, मैं हम्म। जनवरी 2021 में इससे विदाई ले अच्छा, चुकी थी कि अब मैं तुम्हारे साथ आशुतोष खड़ी हूँ। ब्रह्मचारी ने कौन सी फरारी ब्रजेश पाठक जी की व्यवस्था में शासकीय आवास में कटी, और उस आवास का क्या नाम था, आपको कैसे जानकारी हुई, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए मुझे लोगों ने बताया, लोगों ने ये बताया कि आज ये इतना खराब काम कर रहे हैं ब्रजेश हम्म। भाई साहब भैया के लिए, क्योंकि लोगों की रिस्पेक्ट थी उनकी, जो हमारे संगठन के लोग थे, क्योंकि उनकी सुनवाई करते थे, वो कोई तकलीफ होती थी उसको सुनते थे। तो उन लोगों ने बताया कि भाई ये देखिए कितना खराब बात है कि एक इंसान ने आपको, जब आप जेल से बाहर आए, ठीक है, जेल से बाहर आने के बाद भी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया हो कि अब हमारे यहाँ मत आइएगा आप। उसके बाद भी हम्म। उन्होंने इनका साथ दिया। हालांकि जब ये जेल से आए थे उसके बाद साल भर का कोरोना जब शुरू हो गया था, तो हम्म। दिसंबर 2021 तक कुछ एक्टिविटीज की उसमें नहीं हुई थी। तो हम्म। ये बताइए कि यदि सब लोगों ने इसको ये बोला कि आपको हर तरह से उन्होंने सहायता देने की कोशिश करी, सब कुछ किया, उसके बाद भी आप उनके लिए कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये किसी की भी सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अपने आप में अपना मनमौजी है। ये आज यदि आप इसको मिल जाएंगे तो आपको इसको लगेगा कि हाँ ये मेरी बातों में थोड़ा आ रहा है, आपको बोलेगा अरे आप आ जाओ मैं आपको राष्ट्रीय महामंत्री बना दूंगा। अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय महामंत्री जिसने देख लिया पैसा दे सकता है, आपसे 50,000 रुपए ले लेगा, लाख रुपए जैसा इसको लगे, कोई सिस्टम नहीं है। आप को फिर 10 दिन बाद फिर कुछ बोलेगा कि मेरी टिकट करा दो बाई एयर की, इधर की उधर की, तो आप कितना कराएंगे, आप एक बार करके दूसरी बार मना कर देंगे। बस तीसरे दिन आपको बोल देंगे कि आप इस पद पर नहीं रह सकते, आपने बदतमीजी करी है, और आपकी जगह किसी और को पद दे दिया जाएगा। ऐसे ऐसे पैसे उगाई करता है लोगों से ना ये। हम्म। तो ये है दूसरी बात, ये ठगने के साथ में ये सबकी ना वो रखता है, जैसे कि ये तो पैसे का ठगा गया, सब कुछ है, लेकिन सबसे खराब जो इसमें बात है वो ये कि चरित्र से कहीं ना कहीं ये आदमी ऐसा है कि मतलब कुछ मुझे नहीं कहना चाहिए शायद इसमें, लेकिन इसने ये संकल्प लिया था, हम इससे क्यों प्रभावित हुए थे, इसने संकल्प लिया था कि जब तक परशुराम जी की छुट्टी पूरे देश में नहीं लागू होगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो हम्म। हमने जब संसद में गए तो हमने कहा कि हम ऐसा कोई ज्ञापन या कुछ देके क्यों नहीं आते हैं नेताओं के यहाँ पे कि भाई छुट्टी कराई जाए तभी तो आप शादी करेंगे भैया, ऐसे तो अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ एक्टिविटी इनकी रह देती, नहीं नहीं हो जाएगा, चल रही है हमारी बात, हमारी केंद्र में बात चल रही है, बस यही कहते थे केंद्र में बात चल रही है। हमने कहा ठीक है चल रही होगी, हम भी बहुत ज्ञानी इस मामले में नहीं थे। तो एक दिन ये रहा कि किसी से हमें पता लगा, वो आज में बता भी रही थी आपको, आज वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बोला दीदी हम्म। ये आदमी भी मुझे इसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करी। तो हमने उसको डांट दिया कि कैसे तुम बात कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो कई और लड़कों ने आके शिकायतें करी कि ऐसा ऐसा हम्म। हुआ है। तब भी हमें लग गया कि भाई तब ये जेल जा ही चुका था, उसके बाद में बस ये लगा कि अब इससे निकला कैसे जाए। जब मैंने देखी, मैं तब तक भी इसके साथ रही, और मैं जेल में भी इसलिए गई, और मुझे आज गिलानी होती है कि मैंने इसका साथ दिया। लेकिन बात ये हम्म। थी कि तब तक हमें लगता था शायद इस पे सही में कोई सामाजिक मुकदमे हैं ये, लेकिन जब वो हम्म। मुकदमों के सारे आपके सामने आ गए, ऊपर से जुलाई 2019 की मैं आपको बात बताऊं, जब तो मैं संगठन में ही थी, इसका कोई पुराना केस था प्रयागराज हाई कोर्ट में, इसको इसके एनबीडब्ल्यू निरस्त हुए थे, हम्म। 1 जुलाई 2019 की बात है ये। तो वो भी रेप का मामला था। तो ये लगा कि भाई इतने लोग क्यों लगाएंगे आपके ऊपर मुकदमे।
तो ये तो कहीं से भी सत्य हो नहीं सकता हिमांशु जी, किसी भी तरह अच्छा सत्य नहीं है। अच्छा, आप एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये इसका जो है आकर्षण वो पुरुषों की तरफ है, दूसरा रेप के जो आरोप लग रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टरी हो रहे हैं, मतलब आपस में मतलब विरोधाभासी बातें हो रही हैं। हाँ, विरोधाभासी बातें तो हैं, लेकिन अब ये तो यही बता सकता है कि ये क्यों ऐसा करता था, क्योंकि ये तो बात सच्ची है कि इसने शादी का, तब हमें समझ, लड़कों ने बताया ना तो तब समझ में आया कि ऐसा सब है। देखिए, ये होना कोई खराब नहीं है, आप किसी लड़के के प्रति आकर्षित हैं, आज की डेट में कानून बन चुके हैं, आप शादी करके, हम्म, लेकिन आप उनको ये क्या करेगा कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा क्योंकि मेरे हम्म, पास सरकारी तंत्र है, मैं हम्म, आपको बड़ा पद दे दूंगा, ऐसा उनको प्रलोभन देना। और फिर ना किसी को हमने देखा कभी किसी को नौकरी मिलते हुए, ना हमने कभी किसी काम होते हुए देखे। ये जैसे किसी को बोला कि 1 लाख रुपए दो, मैं ये काम कराऊंगा, तो उस, चलिए मुझे नहीं पता कैसे काम होते हैं, लेकिन आपने पैसा लिया, फिर वो आके शिकायत क्यों कर रहा है कि मेरा हम्म, काम नहीं हुआ, आप मेरा पैसा हम्म, वापस करो, तो ये डांट के भगाता था उनको, मतलब हम्म, घुसने भी नहीं देता था कि मेरे पास आओ। हम्म, हम्म। तो ये अच्छा, है। अब दूसरी बात, योगी हाँ बताएं। योगी आदित्यनाथ का हाथ क्या आशुतोष ब्रह्मचारी पर है, आपको लगता है? देखिए, ये एक ऐसी बात होगी कि पॉलिटिकल बात है, तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट तो नहीं लेती, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो इसने ये काम किया है, जो ये अभी शंकराचार्य जी पे इतना घिनौना आरोप लगाया है, इस हम्म, व्यक्ति को जब तक आप घर से गाड़ी में लेके नहीं जा पाएंगे, तो इसके पास अपनी गाड़ी भी तब तक तो नहीं थी, आज भी मुझे लगता है जो लोग बताते हैं कि अभी भी उसकी वही हालत है, तो ये कहीं जाएगा नहीं। ये जरूर है, इसके पीछे कोई इसका साथ दे रहा है, वो कौन है, उसका तो वही है कि हम तो सत्य के साथ खड़े होते हैं, जहां पे कुछ जब तक साक्ष्य ना हो, सत्य नहीं नहीं बोला जा सकता है। तो ये तो हम्म, नहीं कह सकते कि किसका हाथ है, लेकिन किसी का हाथ जरूर है। वो कोई नेता हम्म, भी हो सकता है, या हो सकता है, मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, कोई और हम्म, लोग भी हो सकते हैं जो हम्म, कुछ ऐसा चाह रहे हों। लेकिन हम्म, ये एक, हाँ, यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूंगी जो कि अभी चैनल पे शायद मैं सबके सुन रही हूँ, लेकिन ये जरूर बात है कि इसने योगी जी से मिलने के लिए अपने जीवन काल में बहुत कोशिशें करी, तो योगी जी से नहीं मिल पाया था ये। अब इसको आप अच्छा, किस तरीके से देखेंगे, लेकिन ये इसका, अब ब्रजेश पाठक जी भैया के साथ में खूब अच्छा संबंध रहा, दिनेश शर्मा जी के साथ रहा, और अब आज की डेट में ए के शर्मा जी के साथ इनका, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी ने तो इनको नो एंट्री कर दी थी, दिनेश शर्मा जी ने भी नो एंट्री टाइप कर दी थी, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा कर दिया था। अब क्योंकि ए के शर्मा जी नहीं आए थे, तो लोग बताते हैं कि आजकल ये उन्हीं के पास जाते हैं। ये मेरा कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं अब संगठन से हट चुकी हूँ, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये है कि जब मैं निकली थी ना, उसके 3 महीने बाद इसका ब्राह्मण संगठन बिल्कुल खत्म हो गया था, 2-4 लोग लेके ये चलता था, क्योंकि जो हम्म, मेरे साथ इसमें थोड़ी सी हरकत हरकत में सिर्फ लिखा मात्र था, तो लोग गुस्सा हो गए कि भाई आप एक महिला के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आपका तो करेक्टर ही हम्म। कुछ नहीं है। अब जो बात अच्छा, आपने कही, आप जी पूछिए जी जी पहले। जी, बताइए 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 बताइए। जो बात आपने कहा कि भाई ये रेप के केस है, तो देखिए, हम्म, रेप के केस कोई भी महिला ऐसा तो नहीं हम्म, लगाएगी, इतना आसान नहीं है, और वो भी गैंग रेप हम्म, का लगाना, और हम्म, वो भी आपका जेल हो जाना, उसमें भी जेल होके बड़ी मुश्किल से आपको बेल मिलना। हम्म। तो इसमें आप क्या कहेंगे, मैं उस महिला से मिली नहीं, नहीं बिल्कुल हूँ, आग लगती है लेकिन तभी धुआं उठता है, धुआं ऐसे उठता नहीं है। इतनी वैसे बड़ी बातें नहीं गोरक्षनाथ होती। गोरक्षनाथ पीठ में इसकी फरारी कटी, क्या इसका कोई सबूत या फिर इस तरह की जो बातें कही जाती हैं उनको लेकर? ये क्या करता है ना, जैसे कि मान लो, लोगों को ये दिखाने के लिए उस टाइम पे रोज क्या बोलता था, मेरी बात हो गई है, हमने इसको बोला कि भैया आप यदि या तो अपने आप को सरेंडर करो, नहीं तो ये तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले 20,000 इसका था, फिर 25,000 कर दिया उन्होंने, जो इसका हम्म, इनाम था। तो हम्म, हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल बात है, उनकी एक सिस्टर है जो कि अनमेरिड है, तो हमने कहा कि वो अकेली है वहां पर, आप उसका सोचें, इसमें तो आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसने हम्म, बोला कि नहीं नहीं, हमारी बात हो गई है केंद्र में। तो हमने हम्म, बोला चलिए हम जाते हैं, और एक भैया हैं, तो सबका नाम, क्योंकि सब अपना अपना थोड़ा डरते हैं कि हमारे ऊपर पीछे ना लग जाए, मैंने बड़ा बहुत दिन बाद में इसलिए आई, जब मुझे लगा कि नहीं अब अति हो गई है, अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता। हम्म, सबको लगता है कि हमारे पीछे लगेगा, तो लोग चाहते हैं कि भाई हमारा कोई नाम मत लीजिएगा आप कहीं पे, तो हमने कहा ठीक है, हम्म, हमें कोई वो नहीं है मकसद इस बात का। तो क्या हुआ हम्म, हिमांशु जी, इन्होंने बोला हमें कि अमित शाह जी के पास से फोन आया, और मैं आपको बताऊं इतनी बड़ी झूठ थी ये, क्योंकि हम्म, मनोज तिवारी जी ने नहीं मिले, मनोज तिवारी जी नहीं मिले इससे, इसके रिक्वेस्ट के बाद भी सब, तो हम्म, ये रो रो के अपनी वीडियो भेज रहा था लोगों को ना, वॉइस नोट भेज रहा था,
कि मुझे कृपा करो मुझ पे, मैं मर जाऊंगा, तब तो इसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, और तब तक ये सिद्ध पीठ नहीं बनाई थी इसने। हम्म। तो जहाँ पे आप रह रहे गोरखपुर की बात, अब गोरखपुर एक मठ है, ये लोगों से संबंध बना लेता है, जैसे मुझसे संबंध बना लिया तो मुझे बोलेगा बहन मेरा 2 दिन कहीं कटवा दो, है ना। तो हम्म। ये इसका ये डायरेक्ट ये नहीं हो सकता कि योगी जी ने इसका हाथ था, हम्म। लेकिन ये लोगों के यहाँ पे जा जाके छुप छुप के इसने टाइम काटा, लेकिन फाइनली अपनी ही गलतियों में फिर ये यहाँ पे नोएडा में भी रहा उस समय हम्म। में। लेकिन नोएडा में जब हम्म। रहा, फिर आगरा चला गया, फिर आगरा से फिर दिल्ली आया, दिल्ली जब अपने रिलेटिव के यहाँ आया तो फिर ये पकड़ा गया। अच्छा, गो तस्करी में और गो हत्या में क्या इसका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है डायरेक्टली? बिल्कुल डायरेक्ट ये तो रहा है, इसका तो इसलिए मुझे पता है। हालांकि 2013 में ही हुआ, जो अगस्त हम्म। में, तब मैं नहीं थी इसके साथ में, लेकिन मेरे सामने कैसे बात आई कि एक नवनीत राणा जी एसपी थे गोंडा के उस टाइम पर, हम्म। जो कि डीआईजी होकर रिटायर हो गए। अब नवनीत राणा का इसने एक वीडियो डाला 2019 में, उसी टाइम जब आप सोच के देखिए, इधर इसकी हो गई है इसके ऊपर एफआईआर, ये डाल रहा है हम्म। कि नवनीत राणा, अजय पांडे जो अभी उस टाइम पे शामली के एसपी थे, और 10 पुलिस ऑफिसर्स के नाम लेके इसने डाला कि इन्होंने जो है मेरे ऊपर केस करे हैं ये। फिर हम्म। डाल दिया कि दिनेश शर्मा ने मेरे ऊपर केस किए हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, मैं मर जाऊं तो इन पे ऐसा हो, इस तरह करके इसने अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करी, और मीडिया पे मेरे ख्याल आज भी अवेलेबल हो गई वो। तो वहां से नवनीत राणा का किसी ने नाम सुना, उसका मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने बोला कि आप कैसे जानती हो इसको, आशुतोष पांडे को। तो मैंने कहा मेरा गुरु भाई है, और अब मैं संगठन में भी हूँ। तो उन्होंने कहा नवनीत राणा मेरा भाई है, और हम्म। नवनीत राणा, तो मैंने इनको पूछा फिर कि भैया ये नवनीत राणा तो ये बता रहे हैं वो ऑफिसर है, हमें तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ वही ऑफिसर। कहते आप कैसे जानते हो? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करके मेरा किसी से संपर्क हुआ है। तब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि बहन जी कैसे भी करके उनकी गवाही करा दो ताकि वो केस खत्म हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। तो हमने कहा कि आप सच्ची बताना कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। तो इन्होंने कुछ बोला कि नहीं मुझे फंसा दिया गया था। अब मतलब आप ऐसे क्या व्यक्ति हैं, आप ये सोचे ना, एक व्यक्तित्व भी तो होता होगा ना, आप में ऐसा क्या है कि हर कोई आपको फंसा देता है। हम्म। चलिए हम्म। हमने बोला फंसा दिया, फिर हमें थोड़ा तहकीकात करने की जरूरत लगी, तो हमने पूछा लोगों से, एक दो लोगों से। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये 100% सच बात है, और ये वहां से पकड़ा गया था, जेल गया था, काफी लंबा हम्म। टाइम जेल गया था, और अभी भी वो केस चल रहा है। हम्म। तो मतलब तो ये है कि उससे पूरी, बाहर नहीं निकला। जी। मतलब मतलब एक क्राइम हिस्ट्री रही है, एक मतलब एक क्रिमिनल माइंड व्यक्ति रहा है, बावजूद इसके वो अभी भी जेल से बाहर है, तो फिर मतलब उसको किस तरह से देखा जाए बबीता जी? इसको इस तरीके, देखिए मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल हिस्ट्री तो इसकी कहाँ से शुरू हुई, जब ये गो हत्या के केस से आया था ना हिमांशु जी, ये तो हम्म। इसने खुद से बताया कि जब मेरे पे इतना बड़ा वो लांछन लग गया तो मैं बहुत परेशान हुआ। अब आप सोच ही सकते हैं हिंदू समाज में यदि कुछ ऐसा कोई व्यक्ति पे हो जाएगा तो उसकी बिल्कुल। कितनी बेइज्जती होगी। तो हम्म। इसने तब ये तो इसकी अपनी, क्योंकि मैं मेरे से जो शेयर किया या संगठन में लोगों को बोलता था कि भाई मैंने हम्म। ये सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सबसे पहले रूप बदला। पहले ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये कुर्ता पजामा टाइप पहन लेते थे, फिर धोती, पगड़ी और टीका, ये इनका फिक्स हो गया कि घर से बाहर निकलेंगे तो ये इसी वेश में निकलेंगे, ताकि एक ब्राह्मण चेहरा उभर। फिर इसको लगा कि हमें जो कोई संगठन नहीं लेगा, तब इन्होंने अपने संगठन की नींव रखी, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन, ये ब्राह्मण युवजन सभा था, राष्ट्रीय इसने बाद में ऐसे ही जस्ट जोड़ा। तो ब्राह्मण हम्म। युवजन सभा की नींव इसने रखी। अच्छा चलिए ठीक है, उसमें फिर इसने लोगों को धीरे धीरे, पहले समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ था, फिर ये बीजेपी, फिर ये बसपा में आया, बहुजन समाज पार्टी। मतलब इसने हम्म। ये अपने संगठन के थ्रू ना ऐसे पार्टी को बोलता था मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। और हम्म। तब भी बहुजन समाज पार्टी के बाद ये बीजेपी में आया, बीजेपी को 2022 में फिर ये सपा की तरफ चला गया, सपा में नहीं कुछ हुआ तो फिर बीजेपी के लोगों की तरफ घूम रहा है। तो ये इसका सारा अपना एक चक्रव्यूह था, ये सिर्फ इसके लिए हुआ। अब जब ये दूसरी बार जेल से आया, दूसरी बार जेल से आया तो हमने इसको छोड़ दिया। जब हमने हम्म। इसको छोड़ दिया तो इसको हमारे साथ, आप मानेंगे नहीं, 80% लोग जो थे, जो हमने जोड़े या जो भी, सब इसको छोड़ के जा चुके थे। और दूसरी बात ये हो गई थी कि पहले मुकदमा को बोलता था झूठे हैं, लेकिन ये हम्म। सभी के सामने आ गए थे ना, तो सबको पता लग हम्म। गया कि इतने झूठे मुकदमे में आज कैसे तुम जेल रह के आए हो। तो लोगों ने हम्म। भरोसा करना इस पे बंद कर दिया। फिर इसने एक बढ़िया काम करा, इसने क्या किया, फिर कैलाशानंद जी के यहाँ से जो इनका शिष्य रहा ये, उन्होंने भी धीरे धीरे इसको बिल्कुल बाइकाट करना शुरू कर दिया कि नहीं हम लोग तुम्हें साथ नहीं दे सकते। और उन्होंने जो भी था ना वो सब झूठ था, मतलब उन्होंने नहीं दिया हुआ था लिख के, ये उनको भी मतलब फ्रॉड करा उनके साथ भी इसने आदमी ने। हम्म। उसके हम्म। बाद हिमांशु जी क्या रहा था कि जस्ट ये जब
दिसंबर 2020 की बात है ये। दिसंबर 2020 में जैसे कोरोना का थोड़ा थोड़ा लग रहा था, तो घर बैठे बैठे इसने एक सिद्ध पीठ शाकंभरी करके ट्रस्ट बना लिया। वो मंदिर आपने देखा हो ना, कभी कोई मीडिया वाला गया हो, तो शाकंभरी माता का मंदिर एक ही है सहारनपुर में। और आपने सुने होंगे 51 शक्तिपीठ है हमारे ना, तो शाकंभरी माता भी एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ होता है ना, वो जैसे कामाख्या देवी शक्तिपीठ है, उसका कहीं पे और मंदिर नहीं हो सकता। तो ऐसे शाकंभरी देवी माँ एक शक्तिपीठ है, तो इसके गांव में, इसके मोहल्ले में कैसे मंदिर हो गया वो? अब ये कह रहा हूँ बहुत प्राचीन है। और उसके चाचा जो प्रदीप हैं, अब वो पंडित बन गए, वहां के पुजारी बन गए हैं, और ये वहां का पीठाधीश्वर बन गया है। तो नया रूप अच्छा, इसने ये ये लिया। चाचा भी इनके क्राइम में लगातार शामिल रहे हैं? ये जो चाचा हैं ये कौन भी सा? उनकी क्राइम हिस्ट्री में जो है। सब सब सबका इकट्ठा इतिहास है। तो हम्म। चाचा के अच्छा, साथ ये आपको सब क्या लग रहा है? हम्म। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि शंकराचार्य को निशाना क्यों बनाया गया है? और मतलब एक जिसकी क्राइम हिस्ट्री होती है वो चाहता है कि वो छुपा रहे, दबा रहे, मतलब बहुत ज्यादा उसको एक्सपोजर ना मिले, क्योंकि उसके अगर पुराने केस खुलने लगेंगे तो फिर से उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे लोग बड़ा छिपके रहते हैं पीछे। लेकिन ये तो सीधे हम्म। शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है, शंकराचार्य ऐसे नहीं वैसे, पता नहीं कहानियां गढ़ रहा है। अब वो कितनी सही है नहीं सही है वो नहीं तो नहीं नहीं, कोर्ट ये में तो साबित देखिए, होगा। मैं आपको हिमांशु जी, माफ कीजिएगा, आपको मैंने रोका। मैं आपको एक बात जरूर कह दूं, मैं एक सनातनी हूं, और मैं नहीं जानती कि सच झूठ क्या है। लेकिन मैं, जो आदमी जिसने, जो आशुतोष है, उसको इतनी नजदीक से, इतना रग रग से वाकिफ हूं, तो उसके वो किसी पे भी कह देगा ना कि ये वाला, मैं बोलूंगी नहीं, ये तो 100 बार मर के भी बोले ना ये सच है, तब भी यकीन मत करो, इतना झूठा आदमी है वो। तो ये तो हम्म। निकल ही जाएगा कि सच है। हाँ, ये बात यहाँ पर ये आती है कि इसने क्यों, आपने कहा एक बात कि ये ऐसा व्यक्ति छुप के रहता है। देखिए 2013 से जो अब ये तो ये यही जवाब दे सकता है कि ऐसा क्यों है। केस चल रहे हैं और आप खुले छूट घूम रहे हम्म। हैं। अब हम्म। किसी ने बताया, इनके जो शामली में जिन्होंने लगाया था वो बहुत गरीब परिवार है। तो हम्म। ये, अच्छा दूसरा क्या होता है कि ये थोड़ा सा अपने आप को रोबदार दिखाता है ना, हर जगह रोज इसके पोस्ट देखोगे ना आप इसके सोशल मीडिया पे, बस नेताओं हम्म। के साथ पोस्ट करता है, ये फोटो फोटो दिखा के ही गेम खेलता रहता है। तो शायद लोग इसलिए इतना वो नहीं कर पाते, या इस वजह से ये बचा हुआ है। पर ये मेरे लिए भी आज की डेट में, अब मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में भी है कि ऐसा क्यों है कि इसको अभी तक किसी उसमें, रह के तो आता है लेकिन बेल के बाद बाहर आ गया, कई बार जेल जा चुका, लेकिन हम्म। बाहर आने के बाद में परमानेंटली इलाज होना चाहिए ना ऐसे इंसान का। तो हम्म। अब ये कुछ टाइम से आपने कृष्ण जन्मभूमि का इसने फिर, अच्छा देखिए, कमाल की बात, ये पहले तो सिद्ध पीठ का वो बन गया। वो हम्म। जाके जब भी किसी पे नहीं चली, तो एके शर्मा जी को इन्होंने, अब आपके पास भी यदि आएगा ना, जिस तरीके से ये बेच लेके आता है और बोलेगा ये माता की चुन्नी ओढ़ी है, ये शाकंभरी हम्म। माँ का, तो आपके दिमाग में एक ही बात जाएगी कि अच्छा शाकंभरी पीठाधीश्वर का, पीठाधीश्वर है ये शाकंभरी माँ का, तो आपकी वैसी श्रद्धा से नमन हो जाएंगे इसके सामने। तो अब वो हम्म। तो बाद में खुलेगा ना कि, लेकिन इसने तो फोटो ले लिया उस टाइम पे, बस उसको हम्म। यूज करेगा ये, और बाद में बेचारा आदमी क्या करेगा, वो उसको कह भी नहीं सकता, वो कहेगा आप ही ने तो प्रणाम किया था। तो ऐसे हम्म। ब्लैकमेल टाइप करता है। अब जो रही बात की शंकराचार्य जी पीछे क्यों लगा, अब इसने रूप लिया है ब्रह्मचारी का। हम्म। ब्रह्मचारी का मतलब हो गया कि अब ये संत हो गए। और ब्रह्मचारी की दीक्षा, यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास समय हो, ब्रह्मचारी की दीक्षा देने का अधिकार अग्नि अखाड़े के अलावा किसी को नहीं है। और वो भी सिर्फ हम्म। ब्राह्मण होना चाहिए और बचपन से रहना चाहिए कहीं ना कहीं गुरु परंपरा में, तब ब्रह्मचारी की दीक्षा, क्योंकि ये तो रोज सबको ब्रह्मचारी की दीक्षा बांट देगा। शिष्य बनना हम्म। इज डिफरेंट थिंग, शिष्य कोई भी बन सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी मतलब संत बन गए आप, ऐसे कैसे, किसने दिया आपको ये उपाधि? ये भी इसने खुद से ले ली, क्योंकि यदि राम हम्म। भद्राचार्य जी का भी शिष्य है, तो वो भी मतलब ब्रह्मचारी की दीक्षा नहीं दे सकते किसी को भी। हम्म। तो अब हम्म। ये बताइए कि इसने वहां पे माघ मेला में अपना शिविर लगाया, तो इसको हम्म। शिविर के लिए स्थान कैसे आवंटित हुआ, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है लोगों के मन में। हम्म। और वहां अब इसने सोचा कि अब इसका नया काम क्या था कि मैं अब संत समाज में अपनी जगह बनाऊं, ताकि मेरे पास शिष्य आए, पैसा आए, लूटने का ही काम करना है इसने वहां पे। अब वो जब वहां पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वहां के जो शिखर पे बैठा हुआ कोई है ना, उस पे कुछ इल्जाम लगा दो। तो हम्म। शिखर पे बैठे हुए पे इल्जाम लगाने से आप जितना फेम आपको मिलेगा, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। अब इसके फ्री पीछे की पब्लिसिटी। हाँ, क्या बोले हिमांशु जी? फ्री की पब्लिसिटी हो जाएगी। फ्री की, क्योंकि ये तो कहता था, ये हमें भी कहता था, इसने पता है मेरे लिए एक बार क्या पोस्ट डाला था कि मेरे भाई को यदि न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी।
मेरे किसी ने देखा, उन्होंने मुझे बोला कि रात में क्या पोस्ट हुई है, तो मैंने बोला क्या, ये टैग कर देता था, है ना। तो हमने कहा कि हमारे लिए ऐसा मत करना, हम तो सपने में भी नहीं आत्मदाह करेंगे, किसी और के लिए भी नहीं करेंगे। तो ये ऐसे क्या कहता है, ये मुझे कहता है कि बहन जी आपको पता नहीं, इससे बहुत फेमस हो जाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं होना, मुझे करना क्या है, मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा क्या है, मैं सोशल वर्क करती हूँ, वो मुझे ग्राउंड लेवल पे ऐसे ही कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा भी ये बात है कि ये तो मैं मानती हूँ कि इसने घटिया पब्लिसिटी के लिए, और दूसरा आप सबसे मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ, 2019 से जब मैं इसको जान रही हूँ ना, तब से इसके अंदर की किसी किसी को होती है ना कि मेरे को ये तो चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए, तो इसके अंदर एक ही प्यास है, वो ये कि भाई मुझे सुरक्षा मिल जाए। आपको मैं भेजूंगी जो इसने एसपी शामली से हम लोगों के संगठन के द्वारा उनके नंबर पे इतनी सारे मैसेज कराए थे ये कहते हुए, और फिर डीआईजी को ज्ञापन दिया गया लखनऊ में कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जबरदस्ती करके उनसे दिलवाया गया कि भाई इन हमारे इन पे जो अध्यक्ष जी पे बार बार हमले होते हैं, बार बार तकलीफें होती हैं, तो आप इनको सुरक्षा दीजिए, ठीक है। अब वो ऐसी ऐसी बातें उस समय से कर रहा है, तो इसको तो सुरक्षा के नाम पे आज तक कुछ मिला नहीं, इसने इतने सारे पद और सब कर लिए। तो यहाँ आप यदि मीडिया के आदमी, आपको तो पता ही होगा। अब मैं कल परसों एक न्यूज सुन रही थी, जब ये जैसे ही एंटिसिपेटरी बेल हुआ, इसने सबसे पहले क्या कहा रो रो के कि हम चले जाते, हमें सुरक्षा नहीं मिल रही। आज की पोस्ट किसी ने भेजी है, उसमें इसने लिखा है कि अब हम होली नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें सुरक्षा नहीं मिली। अरे होली का होली अपने घर में खेलनी है, होली का सुरक्षा का लेना देना है। लेकिन आप इसकी मंशा समझ रहे हैं कि अब तो क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया है, तो अब तो मुझे सुरक्षा शायद मिल जाएगी, 2 गंदर मेरे साथ चलने चाहिए, भगवा मैंने पहन लिया है, बाल मैंने बढ़ा लिए हैं, दाढ़ी मैंने रख ली है, ब्रह्मचारी आगे लगा लिया, अब मुझे कोई माई का दाल छू नहीं सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ इस संगठन में सारा जो कुछ है ना, अपने आप को बचाने की प्रक्रिया इसकी है। लेकिन ये मैं नहीं कह पाऊंगी कि किसका हाथ है, लेकिन ये 100% है कि कोई ना कोई इसका साथ दे रहा है, क्योंकि इसको गाड़ी तक ले जाने के लिए भी पैसे कोई दूसरा आदमी देगा तब ये जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपने तमाम बातचीत की, तमाम जानकारी दी, तमाम खुलासे किए। हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक जो है अब तय करें कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो जो पाखंड कर रहा है उसका पर्दाफाश होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, और शंकराचार्य पर जिस तरह के घृणित आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बात कहना चाहूंगी हिमांशु जी, लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी, मेरा बस एक ही संदेश है जनता से कि मैं सामने जो आई हूँ, मेरा इसमें एक ही की जो हमारा सनातन धर्म की एक इतना गंदा आदमी कीचड़ उछाल रहा है, तो उस बात को पहले पूरी तरह से परखे सोचे समझे तभी शंकराचार्य जी की तरफ उंगली उठाए, नहीं तो सनातन परंपरा खत्म हो जाएगी। इस तरीके से ये अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।